Welcome friends, आशुतोष सर इज हियर इन द आईटी अकेडमी टू टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं जीओसी पार्ट फर्स्ट एंड जीओसी पार्ट टू। जीओसी पार्ट 1 मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट एंड जीओसी पार्ट 2 का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। 11th जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही आपको काम आएगा क्लास 12th में, क्योंकि 12th क्लास में चैप्टर शुरू होते हैं। तो पहला चैप्टर होता है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, सेकंड चैप्टर इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, थर्ड इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द फोर्थ वन इज अमीन्स। और इन चारों चैप्टर को पढ़ने के लिए जो इसमें इफेक्ट्स लगते हैं, जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है, लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, रेजोनेंस इफेक्ट्स जिसको हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं और आईयूपीएसी नेमिंग है और एनायंस, आयंस, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स इनके बारे में है। इन सब चीजों को अगर हम लोग ने 11th में सीरियसली नहीं लिया तो वी आर गोइंग टू हैव ए वेरी मतलब हार्ड टाइम्स इन क्लास 12th। तो आइए हम देखते हैं कि अपने चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या शुरू करेंगे और पर डे हम लोगों का एक एक टॉपिक कवर होता रहेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है जो आपके सामने हम शुरू करने जा रहे हैं, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज फॉर क्लास 11। तो 11 में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं ये हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग कवर करेंगे 11th में। हमारे दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है हाइड्रोकार्बन्स। ये दो चैप्टर हमारे क्लास 11th में है। कहने के लिए बहुत छोटे चैप्टर है लेकिन ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं क्लास 12th में। तो इसमें जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो उसमें पहला हमारा है रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन and nomenclature of the organic compounds। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द कार्बन कंपाउंड्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, कैसे कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हमारा जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्काइंस क्या होते हैं। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसका नामकरण संस्कार होता है, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जब प्रोड्यूस होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ नाम रखना होता है। जैसे CH4 मीथेन है तो C2H6 क्या हुआ, तो C3H8 क्या हुआ, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, व्हाट्सएवर द नेम्स आर, दे आर रिटन एज पर IUPAC रिकमेंडेशन, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा, इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही रोचक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा सेकेंड कैटेगरी होता है, ठीक है, इसमें इसके बाद में, ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे सबस्ट्रेट के बारे में कि रिएजेंट्स और सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में। अटैकिंग रिएजेंट्स, कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं। तो दीज आर द सब टॉपिक्स विच आर कमिंग इन द मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको छत से नीचे आना है तो डेफिनेटली आप छत से नीचे आएंगे, तो आने के लिए रास्ता क्या है, डेफिनेटली कोई लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, स्टेयरकेसेस है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि हम छत से कूद पड़ेंगे तो भी नीचे आ जाएंगे। हाँ, छत से आप कूद पड़ोगे तो आप नीचे आ जाओगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आप उस अवस्था में रहोगे, क्या आप वैसे रहोगे कि आप अपने आप को ठीक से चल के जा सको। इन द सेम मैनर क्या होता है कि जो राइट पाथ है, राइट वे है, वो हमको देखना है कि अगर ये रिएक्शन हुआ है तो रिएक्शन हुआ कैसे है, व्हाट आर द प्रोसेस, और क्या वो तरीके हैं जिससे कि कोई रिएजेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब जुगाड़ ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। और इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है रिएजेंट्स कौन से हैं, सबस्ट्रेट्स कौन से हैं, अटैकिंग रिएजेंट्स कौन से हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो कौन सी चीजें हैं जो इंटरमीडिएट्स होती हैं, बीच में बन जाती हैं, उसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इनको भी हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में क्या क्या फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि अगर अभी हम आपसे कहते हैं कि राइट एनी रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन लिखो, तो आप क्या रिएक्शन लिखोगे, कोई भी एक रिएक्शन लिख दोगे।
फिर मैं कहूंगा फाइंड द नेचर ऑफ दैट रिएक्शन की रिएक्शन है कौन सी, वेदर इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन है, हम उसे कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं क्योंकि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर भी ऑक्सीडेशन है, यहां पर भी रिडक्शन है, लेकिन यहां पर कुछ और भी रिएक्शंस हैं, जैसे ESR, NSR, FSR। हम कह सकते हैं असर नसर फसर, या हम कह सकते हैं ईयर नार फार, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस, इनके अलावा भी जो रिएक्शंस हैं वो जैसे हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गए, और इसके अलावा हेलोजिनेशन रिएक्शंस हो गए, डीहेलोजिनेशन रिएक्शंस हो गए, हाइड्रेशन हो गए, डिहाइड्रेशन हो गए, ऑक्सीडेशन हो गए, डीकार्बोक्सिलेशन हो गए, कार्बोक्सिलेशन हो गए, हाइड्रेशन हो गए, डिहाइड्रेशन हो गए। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। वंस वी नो द नेचर, एक बार हमको मालूम हो जाए कि पहले जैसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो उस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमें क्या करना है, फिर जो हो रहा है वो किसके थ्रू करना है, फिर जो रिएक्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम इन स्टेप्स को ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको ग्रैस्प कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें दो टॉपिक कवर होते हैं, एक होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारा होता है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, यही आपका पहला चैप्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में जैसा हमने देखा रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड में हमारा मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, जिसमें रिएजेंट, सबस्ट्रेट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और थर्ड जो हमारा है दैट इज प्योरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत मजा आने जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन को निकाल लो और बैठ जाओ सामने और देखो कि हम कैसे आपके सामने ऑर्गेनिक को शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं यहां से कि जो दो कंपाउंड्स हैं वो एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम बात यहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात आती है मैटर की, ठीक है। तो मैटर तो आप सब लोग जानते हो कि व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो मैटर हम कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। क्लास 9th की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर 11th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। फिर मैटर के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सचर्स। ऑलरेडी वी स्टडीड, ठीक है। फिर बात आती है मिक्सचर्स की, उसमें दो पार्ट होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पहले से पढ़ा हुआ है। होमोजीनियस जिसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, हेटेरोजीनियस जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ये पार्ट भी अलग करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं, वहां पर आते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या आते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, वो पोर्शन भी खत्म। अब हम लेके चलते हैं कंपाउंड्स कि कंपाउंड्स में क्या क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which contains हाइड्रोकार्बन्स, जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल दिस मीथेन, मीथेन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली C2H5Cl, दिस इज क्लोरोइथेन, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन। बट सर इसमें क्लोरीन भी तो है,
अगेन कंफ्यूज ना, कोई बात नहीं, ये हीट्रो एटम्स हैं। एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर आल्सो प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन का रहना मस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन होता है, तो ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो ऑक्सीजन जो हम सांस लेने के बाद अंदर जाता है, वो हार्ट क्या करता है, पंप करता है उसको, और पंप करने के बाद ब्लड उसी ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कहां लेके आता है, सेल्स के पास लेके आता है। सेल्स क्या करते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स। तो जो बात ऑर्गेनिक यहां पर आई, वो ऑर्गेनिक फूड यही है। ठीक है, टू गिव क्या देता है वो, CO2 एंड H2O along with the 36 ATP ऑफ एनर्जी। ATP मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम लोग कहते हैं पावर ऑफ द सेल, वहां पर रेस्पिरेशन के थ्रू ही वो एनर्जी हम लोगों को देता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ग्लूकोज भी है, तो ग्लूकोज, क्लोरोइथेन, मीथेन, कोई भी कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन साथ साथ आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से हैं, तो अगर हम बात करते हैं NH4CNO, दिस इज अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक साथ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यहां पर NH4 का अलग कॉम्बिनेशन है, CNO का अलग है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोहलर। क्या नाम था, वोहलर, WOHLER। He was the first scientist to convert this inorganic compound into an organic compound, that is NH2CONH2, यूरिया। पहली बार जो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था लेबोरेटरी में, सिंथेसाइज हुआ था, वो वोलर ने किया था। और किससे किया था, अमोनियम साइनेट से किया था। तो उस समय ही पहली बार मालूम चला कि यस वी आर एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हाँ वाकई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वहीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लेबोरेटरी में सिंथेसिस होने लगी। इससे पहले तो हम इन बातों को जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात आती है कि अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन। हमें कार्बन से शुरुआत करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन। वैसे भी हम लोगों के सामने जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, 4th चैप्टर ऑफ क्लास 11th, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां पर वो खत्म होता है केमिकल बॉन्डिंग, उसी के बाद से ही हमारी ऑर्गेनिक शुरू होती है। बीच में चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो एक तरीके से आपके बीच में हर्डल्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कार्बन की बात करते हैं, तो व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और जिसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है। और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 and 4, 4 is the valence electron, 4 is the valence electron। अगर इसका हम ऑबर रूल से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ये आ रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो 1s में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2p जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, तो 2px, py एंड 2pz। इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे भी हम लोग 1s की तो बात करते नहीं है, वी ओनली टॉक अबाउट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं। तो दैट मीन्स 2 electrons are present in the 2s orbital and 1 electrons are present in px and py orbitals. Now what happens, this is the case of the ground state. When we comes in the excited state, then the electron from the 2s orbital jumps into the 2p orbital. वो 2s से जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, 2p में पहुँच जाता है। And this is the reason which explains the tetracovalency of the carbon. Tetracovalency of carbon. बच्चों टेट्रा कोवैलेंसी क्या है, एक्चुअल में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड चैप्टर में कि कार्बन के पास 2 यूनिक एबिलिटीज होती हैं। 2 यूनिक एबिलिटीज वो क्या होती है, पहली होती है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। जो आपस में खुद से जुड़ने की संभावनाएं होती है उसे कहते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ द कार्बन। एंड व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, द सेकंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। दैट मींस कार्बन इज हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म द 4 बॉन्ड अराउंड इटसेल्फ। वो अपने चारों तरफ मिला के 4 बॉन्ड उसे बनाने हैं और चारों बॉन्ड उसे कोवैलेंट बनाने हैं। डू यू रिमेंबर द कोवैलेंट बॉन्ड? यस। देखो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बाय हुम, मेटल
डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द नॉन मेटल। तो जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो कैटायन बन जाता है, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। और ऐसे में कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। लेकिन जब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन द टू नॉन मेटल, ठीक है, दो नॉन मेटल के बीच में। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जनरली दे फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। वैसे भी कार्बन अपने चारों तरफ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है और 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसको टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 2 यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। लेट अस सी कि जैसे जो बॉन्ड है वो कैसे बना रहा है। तो कार्बन कह रहा है यार, या तो मैं अपने चारों तरफ ऐसे बॉन्ड बनाऊंगा, या मैं अपने चारों तरफ ऐसे बॉन्ड बनाऊंगा, या मैं अपने चारों तरफ ऐसे बॉन्ड बनाऊंगा, या एक कंडीशन और है, और वो है ऐसे कि मैं ऐसे बॉन्ड भी बनाऊंगा। बस मेरे चारों तरफ मिला के 4 बॉन्ड होने चाहिए। मैंने पूछा भाई कार्बन तू ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे चारों तरफ 4 बॉन्ड हो। ये कह रहा है सिंपली आई एम हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड देयरफॉर आई नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स सो दैट आई कैन कंप्लीट माय ऑक्टेट, ताकि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकूं। इसका एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल क्या आ गया, CH। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे ही, ठीक है। शेयरिंग हो गई, अब शेयरिंग हो गई तो नाउ कार्बन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ईच कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर विद द कार्बन। आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो दिस इज मीथेन। ये क्या हुआ, मीथेन। दिस इज द ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये खुला खुला फॉर्मूला है। दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये क्या है, कंडेंस्ड है, बंधा हुआ है, ठीक है। देन वी आर कमिंग ऑन सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल पे हम आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक कंपाउंड हमारे सामने है HCHO, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पर हम देख रहे हैं सी कह रहा है भाई मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन कह रहा है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। 2 हाइड्रोजन खड़े हैं कि हमें तो भैया 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक बॉन्डिंग यहां से हो गई, एक बॉन्डिंग यहां से हो गई और 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग यहां हो गई। इन दिस वे कार्बन कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट एंड दिस बिकेम फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट कंडीशन आ रही है, अब यहां पे कार्बन कह रहा है कि चलो अगर किसी को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आई एम एबल टू डोनेट द 3 इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। ऐसी कंडीशन में आता है एग्जांपल HCN, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। यहां पर क्या हुआ, ये कार्बन आया, ठीक है, और कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर। नाइट्रोजन आ गया, इसने कहा मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो हमसे 3 शेयर करो और हमारे पास भी 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कहता है मैं तो हूं ही 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। इन दिस वे दिस कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड। और ये वाला एग्जाम्पल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसमें, इसका एग्जाम्पल है CO2। कार्बन कह रहा है कि हमने दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, ऑक्सीजन कह रहा है हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस तरीके से ये ऑक्सीजन से शेयरिंग हो गई। रेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एज ए लोन पेयर, ठीक है। इन दिस वे ऑक्टेट इज बीइंग कंप्लीटेड। तो कार्बन की जो वर्सेटिलिटी है वो यही है कि कार्बन कह रहा है कि हमें अपने चारों तरफ मिला के 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। तो ये बाकी कार्बन के बारे में आप जानते हो कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं जो मेन है, डायमंड है और ग्रेफाइट है। इसके अलावा फुलरीन्स भी हैं जिसमें C60, बकी बॉल, बकमिंस्टर फुलरीन जिसे कहते हैं, दैट इज ऑल्सो द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसके अलावा एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, दीज आर ऑल्सो द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। इसके अलावा कार्बन की इसमें खास बात क्या है कि ये 0.03% इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द एयर। हवा में 0.03% ही कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन एनिमल ओरिजिन है, प्लांट ओरिजिन है, हमारे कोल, पेट्रोलियम भी सब कार्बन के बने हुए हैं। हमारा पूरा शरीर कार्बन का बना है। आवर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ चॉनपी, दैट मींस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। तो कार्बन तो है ही इंपॉर्टेंट। और सबसे खास बात क्या है कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो इट बिकम्स हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन। एंड द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स is known as organic chemistry. That means organic chemistry may be defined as a branch of chemistry that deals with the study of the organic compounds और hydrocarbons हम कह सकते हैं। और इस organic compounds को हम लोग और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं
जिसको हम लोग अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। अभी जो हमने आज पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम देखने जा रहे हैं, और इसके अलावा कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ द कार्बन आया है और कैटनेशन आया है। और कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड ही बनाता है। क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सबसे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके, ठीक है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। और ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन प्रिसीज मॉलिक्यूल बनाता है। दैट मींस ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन एटम, ठीक है। ये सबसे खास बात है जिसको हमने देखा है। और इसके अलावा जो कार्बन की हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी है, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी। ये किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एंथैल्पी पे। बॉन्ड एंथैल्पी ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, इसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की जब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, जहां पर उन्होंने बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, इन सब चीजों के बारे में देखा था। और अभी हम लोगों को जो देखना है वो स्टेबिलिटी। मैं आपको प्योरली ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा, और उसमें जो टॉपिक कंसर्न होंगे फिजिकल या इनऑर्गेनिक से, उनको भी मैं आपके सामने देख लूंगा, ठीक है। तो ये खास बात थी हमने जिनको अभी देखा है। अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आने जा रहा है, लेट अस सी। वो है हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम लोग अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग कार्बन कैसे कैसे अपना हाइब्रिडेशन बनाता है, और कितना कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर का, पी कैरेक्टर का, इन लोगों का रहता है, ठीक है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।